नमस्कार दोस्तों, कंक्रीट क्लैरिटी के YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। और यदि आप हमारे साथ अभी जुड़े हैं तो प्लीज बेंडिंग स्ट्रेस के हमारे पहले वीडियो को जरूर देखें, जिसमें हमने बेंडिंग स्ट्रेस के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है। इस वीडियो में हम बेंडिंग इक्वेशन के डेरिवेशन को ड्राइव करेंगे। देखिए, इन इक्वेशन पर अच्छी समझ होना उन स्ट्रक्चर के डिजाइन और एनालिसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिन पर बेंडिंग लोड लगता है। और बेंडिंग लोड तो लगभग हर स्ट्रक्चर में लगता है। बेंडिंग लोड क्या होता है? ऐसा लोड जो किसी एलिमेंट को बेंड करने का प्रयास करता है। तो चलिए अब हम बेंडिंग इक्वेशन के डेरिवेशन पर स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले स्टेप में हम अजम्पशन को डिस्कस करेंगे, फिर हम बेंडिंग इक्वेशन को दो पार्ट में ब्रेक करके उसे ड्राइव करेंगे, फिर हम इन इक्वेशन को साथ में लेकर आएंगे। अजम्पशन, कोई भी डेरिवेशन अजम्पशन के बिना कंप्लीट नहीं हो सकता, इसलिए किसी भी डेरिवेशन के लिए अजम्पशन को डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब हम अजम्पशन को डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि बेंडिंग इक्वेशन की एक्यूरेसी को ये अजम्पशन रियल वर्ल्ड सिनेरियो में कैसे प्रभावित करते हैं। पहला अजम्पशन है द बीम इज सब्जेक्टेड टू प्योर बेंडिंग ओनली, मतलब बीम के जिस पार्ट को हम कंसीडर करेंगे उस पर सिर्फ बेंडिंग मूवमेंट लग रहा होगा। बीम के इस पार्ट में शियर फोर्स 0 होगा। प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग, मतलब प्लेन सेक्शन बेंडिंग के बाद भी प्लेन रहेगा। लेकिन यदि किसी बीम में बेंडिंग के साथ थोड़ा बहुत शियर फोर्स भी होगा तो सेक्शन में डिस्टॉर्शन होगा, मतलब शियर फोर्स के कारण प्लेन सेक्शन बेंडिंग के बाद प्लेन नहीं रहेगा, जैसा कि इस डायग्राम में दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर पहला अजम्पशन है कि बीम इज सब्जेक्टेड टू प्योर बेंडिंग ओनली। यहाँ पे शियर फोर्स की वैल्यू तो 0 है, इसलिए इस डिस्टॉर्शन को हम यहाँ पर कंसीडर नहीं करेंगे। द मटेरियल ऑफ बीम इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। होमोजीनियस का मतलब मटेरियल की प्रॉपर्टी एक डायरेक्शन में सेम रहेगी। जैसे किसी पॉइंट पर x डायरेक्शन में मटेरियल की प्रॉपर्टी E1 है तो हर पॉइंट पर x डायरेक्शन में मटेरियल की प्रॉपर्टी E1 ही होगी। और यदि y डायरेक्शन में मटेरियल की प्रॉपर्टी E2 है तो हर पॉइंट पर y डायरेक्शन में मटेरियल की प्रॉपर्टी E2 ही रहेगी। और आइसोट्रोपिक का मतलब किसी एक पॉइंट पर सारे डायरेक्शन में मटेरियल की प्रॉपर्टी सेम रहेगी। जैसे किसी पॉइंट पर मटेरियल की प्रॉपर्टी K1 है तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर सभी डायरेक्शन में मटेरियल की प्रॉपर्टी K1 ही रहेगी। और यदि किसी दूसरे पॉइंट पर मटेरियल की प्रॉपर्टी मान के चलिए K2 है तो उस पॉइंट पर सारे डायरेक्शन में मटेरियल की प्रॉपर्टी K2 ही रहेगी। अब होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक मटेरियल कैसा होगा, इसे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज सेम इन टेंशन एंड कंप्रेशन, मतलब मटेरियल की इलास्टिक प्रॉपर्टी टेंशन और कंप्रेशन में सेम रहेगी। एंड फिफ्थ अजम्पशन इज हुक्स लॉ इज वैलिड। यहाँ पर हुक्स लॉ वैलिड होगा। अब हम फर्स्ट पार्ट के डेरिवेशन के लिए बीम के इस पोर्शन पर फोकस करते हैं। यहाँ पर हम दो लेयर को कंसीडर करेंगे। एक लेयर AB होगी जो न्यूट्रल लेयर को कोइंसाइड कर रही होगी। दूसरी लेयर कोई भी हो सकती है जो न्यूट्रल लेयर से y डिस्टेंस पर होगी, जिसे हम CD नाम देते हैं। अब इस सेगमेंट पर M मूवमेंट लग रहा है जो बीम को बेंड करेगा। देखिए, बेंडिंग के पहले AB और CD दोनों की लेंथ सेम ही रहेगी। मान के चलिए वो लेंथ L है, लेकिन बेंडिंग मूवमेंट के कारण बीम सर्कुलर आर्क में बेंड होगी, जिसे आगे एक्सटेंड करने पर यह एक सर्कल बनाएगी जिसका सेंटर हम O और रेडियस R मानते हैं। अब इन दोनों के बीच के एंगल को हम थीटा मानते हैं। तो AB आर्क की लेंथ होगी R इंटू थीटा, क्योंकि लेंथ ऑफ आर्क होता है रेडियस इंटू एंगल। और अब CD आर्क की लेंथ क्या होगी? CD आर्क की लेंथ होगी यह रेडियस इंटू एंगल। और यह रेडियस कितनी होगी? यह रेडियस होगी R प्लस वाई। तो लेंथ ऑफ CD L डैश इज इक्वल टू हो जाएगा R प्लस वाई इंटू थीटा। अब इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि बेंडिंग के कारण CD की लेंथ में y इंटू थीटा का चेंज आया है। या इसे इस प्रकार भी समझा जा सकता है कि बेंडिंग के पहले AB और CD दोनों की लेंथ L थी, लेकिन बेंडिंग के बाद AB की लेंथ तो L ही रहेगी और L इज इक्वल टू R इंटू थीटा। लेकिन CD आर्क की लेंथ L से चेंज होकर L डैश हो जाएगी और L डैश होगा R प्लस वाई इंटू थीटा। तो CD में स्ट्रेन क्या होगा? स्ट्रेन इज इक्वल टू, तो CD में स्ट्रेन क्या होगा? देखिए, स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ क्या है? चेंज इन लेंथ है L डैश माइनस L और ओरिजिनल लेंथ L है। अब यहाँ पर हम L डैश और L की वैल्यू को पुट करेंगे तो चेंज इन लेंथ आएगा y इंटू थीटा और स्ट्रेन आएगा y इंटू थीटा अपॉन R इंटू थीटा। तो यहाँ से अपन स्ट्रेन को लिख सकते हैं y अपॉन R। एप्सिलॉन इज इक्वल टू y अपॉन R। और यहाँ पर हमें पता है
फिफ्थ अजम्पशन के अनुसार हुक्स लॉ यहाँ पर वैलिड है। और हुक्स लॉ क्या कहता है? हुक्स लॉ कहता है स्ट्रेस इज इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ स्ट्रेन, मतलब कि सिग्मा इज इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन। अब यहाँ पर हम एप्सिलॉन की वैल्यू को पुट कर देते हैं जो कि है y अपॉन r, तो सिग्मा इज इक्वल टू आएगा e इंटू वाई अपॉन r। अब इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन y इज इक्वल टू e अपॉन r, जिसे हम इक्वेशन a नाम देते हैं। अब डेरिवेशन के सेकेंड पार्ट के लिए हम बीम के क्रॉस सेक्शन को कंसीडर करते हैं। बीम के क्रॉस सेक्शन में एक DA एरिया की एक स्ट्रिप को कंसीडर करते हैं जो न्यूट्रल एक्सिस से y डिस्टेंस पर है। अब यह पूरा एरिया न्यूट्रल एक्सिस पे एक मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस डेवलप करेगा जो कि m के ही बराबर होगा, जिसे हम इस स्ट्रिप के एरिया द्वारा लगाए गए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं। तो m इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dm। अब dm की जगह पे हम लिख सकते हैं df इंटू वाई, क्योंकि मोमेंट होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, और यहाँ पे df की जगह पे हम लिख सकते हैं सिग्मा इंटू da, क्योंकि फोर्स होता है स्ट्रेस इंटू एरिया। अब हम यहाँ पर इक्वेशन a की हेल्प से सिग्मा की जगह लिख सकते हैं y इंटू ई अपॉन आर, तो यह इक्वेशन बन जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू ई अपॉन आर इंटू डी ए इंटू वाई। यहाँ पर e और r कांस्टेंट होंगे जिसे हम इंटीग्रेशन के साइन से बाहर ले लेते हैं, तो अब ये इक्वेशन आएगी m इज इक्वल टू ई अपॉन आर इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर इंटू डी ए। अब इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर इंटू डी ए कुछ और नहीं बल्कि ये सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया है जिसे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया I से डिनोट करते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर इंटू डी ए को हम लिख सकते हैं I। तो अब ये इक्वेशन बनेगी m इज इक्वल टू ई अपॉन आर इंटू आई। इस इक्वेशन को रीअरेंज करके हम लिख सकते हैं m अपॉन आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर, जिसे हम इक्वेशन b नाम देते हैं। अब इक्वेशन a और इक्वेशन b को कंपेयर करके हम लिख सकते हैं m अपॉन आई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल टू ई अपॉन आर। यही प्योर बेंडिंग इक्वेशन है जो मुख्यतः हमें दो चीजों को बताती है। पहला कि बीम का मटेरियल कितने बेंडिंग स्ट्रेस को एक्सपीरियंस कर रहा है, फिर इंजीनियर्स इस वैल्यू को मटेरियल की अलाउबल बेंडिंग स्ट्रेस से कंपेयर कर बीम की सेफ्टी को इंश्योर करते हैं। और दूसरा, बीम का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना है, मतलब बीम कितने बेंडिंग लोड को रेजिस्ट कर सकती है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस इक्वेशन पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ तक वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है इसी तरीके के और वीडियोस को बनाने का। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।